फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां तक का डिस्कशन अभी आपका हो चुका है, वहां से आगे के डिस्कशन के लिए हम लोग आज का टॉपिक जो कवर अप करेंगे उसमें हम लोग फ्लूइड का मोशन का टाइप देखेंगे। कोई लिक्विड अगर फ्लो करता है या कोई मान लो स्मोक धुआं फ्लो करता है या फिर कोई फ्लूइड फ्लो करता है, ऐसे बात करो, जनरल बात करो, फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड के फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है। आपको पहले बोलचाल की भाषा में आपको बताते हैं। आप अगर कभी अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जलाए होंगे या फिर आप कहीं धुआं उठता हुआ देखे होंगे तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि शुरुआत में जो धुआं उठता है वो बहुत ही स्मूथ वे से उठता है, आगे जाके उसका सब मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगता है। करेक्ट है? यस सर। इवन अगर आप घर का टैप खोलेंगे, नल खोलेंगे धीरे से, तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत स्मूथली शुरू में गिरता है, फिर आगे जाके रैंडम हो जाता है, बिखरने लगता है। सही जा रहे हैं? मतलब यहां कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत में फ्लूइड का मॉलिक्यूल बहुत लीनियर टाइप ऑफ मोशन शो करता है, बहुत ओबीडिएंट स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करता है, और बाद में जाके उस समय ना बदमाश बच्चा में कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। इसी टाइप के फ्लो को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोलो या फ्लूइड। जनरल तौर पे लिक्विड का फ्लो या फ्लूइड के फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। इसको आप दो टाइप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड टर्बुलेंट flow. First one is called streamline flow and next one is called turbulent flow. Streamline flow क्या होता है? जब कहीं से लिक्विड फ्लो करे और लिक्विड में फ्लो के दौरान हर पीछे वाला लिक्विड मॉलिक्यूल, जब हम लिक्विड बोलेंगे तो फ्लूइड अपने दिमाग में साथ में सोच लीजिएगा, जब कभी लिक्विड फ्लो करे और लिक्विड के फ्लो के दौरान हर पीछे वाला लिक्विड मॉलिक्यूल वही पाथ फॉलो करता है जो आगे वाला करके गया है। जैसे आप स्कूल में प्रेयर के बाद अच्छे स्टूडेंट्स की तरह उसी लाइन को फॉलो करते हैं जिसमें आगे वाला चला है, किसी से धक्का मुक्की नहीं, कोई इधर उधर नहीं, आगे एक स्टूडेंट चल रहा है, पीछे वाला उसको फॉलो कर रहा है, पीछे वाले को उसका पीछे वाला फॉलो कर रहा है, उसके पीछे वाला उसको पीछे वाले को फॉलो कर रहा है, और सब जाके है ना क्लास में इंटर। ओके, सच काइंड ऑफ फ्लो इन केस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो फिर क्या होता है? इसी का उल्टा, जिसमें लिक्विड का मॉलिक्यूल कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये पता ही नहीं है, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, जिगजैग कुछ भी हो रहा है, कोई सिस्टमैटिक्स वहां एनवायरनमेंट मतलब कंडीशन ऑफ फ्लो नहीं है। सच काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, तो वैसे केस में अगर आपका ये एक पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल इस पाथ को फॉलो किया तो उसके पीछे वाला भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, दूसरा इस पाथ को फॉलो किया उसके पीछे वाला, एंड सो ऑन। इन हाइपोथेटिकल लाइंस को स्ट्रीम लाइंस के नाम से जाना जाता है। जो पाथ आप दिखा रहे हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल इसको फॉलो करता है, भाई वो तो हाइपोथेटिकल है ना, उसका रियल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना, वो तो आप पढ़ने और पढ़ाने के लिए बना दिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए आप बना दिए। such kind of hypothetical path on which it is supposed to be liquid molecule follow that path, जिस पे हम लोग मान रहे हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल ये पाथ फॉलो करता है, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। स्ट्रीम लाइंस, ये सब स्ट्रीम लाइन है।
ठीक है, स्ट्रीमलाइन। आप अगर किसी स्ट्रीमलाइन को लीजिएगा ना, तो उसपे अगर आप कोई टेंजेंट बनाते हैं, मान लीजिए जैसे आप स्ट्रीमलाइन लिए और यहां पे एक टेंजेंट बनाए, तो ये उस पॉइंट पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस पॉइंट पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट आपको लिक्विड मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, लिक्विड मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। अगर आप यहाँ बोलिएगा नहीं सर हम इसका ड्रॉ करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए टेंजेंट। सर हम इसका ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जिसका भी बनाना है अगर आप उस पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो उस पॉइंट पे मौजूद लिक्विड मॉलिक्यूल के डायरेक्शन का, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। और सुन, ये सब आप अभी लिखाएंगे, हड़बड़ाना नहीं, हम सब अभी थ्योरेटिकली सब लिखा देंगे, लेकिन पहले आप बात समझिए। कभी भी दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। जब तुम कॉपी पे बनाना ना, इस बात का ध्यान रखना कि दो स्ट्रीमलाइन को काटना नहीं है। पता है क्यों? अगर तुम गलती से उसको काट दिया तो जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना इंटरसेक्शन का, वहां आपका दो टेंजेंट हो जाएगा। अब आप बोलिए एक ही मॉलिक्यूल का एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी कैसे होगा? हम यहाँ पे या तो ईस्ट में जा सकते हैं या नॉर्थ में जा सकते हैं। आप एक ही साथ ईस्ट और नॉर्थ दोनों में कैसे जाएंगे? इसलिए आप जब फिगर उधर कभी ड्रॉ करेंगे तो कॉपी पे एक दो चीज बहुत अच्छे से मेंशन रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप एक्चुअली, कि दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। Two extreme lines never intersect। ठीक है, अब लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता देना तुरंत। बता, पानी का वेलोसिटी, यहां लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा कहां होगा? एक पतला वाला क्रॉस सेक्शन पे कि मोटा वाला? पतला वाला। पतला वाला। अब देख, इसको स्ट्रीमलाइन में कैसे बोला जाता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ स्ट्रीमलाइंस क्लोज है, यहाँ स्ट्रीमलाइंस दूर 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 है। तो जहां भी स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होता है, हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है। स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के क्लोज होता है, नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है, वहां लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा होता है। और जहां नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पर यूनिट एरिया कम है, नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पर यूनिट एरिया कम है, वहां लिक्विड का वेलोसिटी कम होता है। तो ये सब कैरेक्टर है हमारे स्ट्रीमलाइंस का। स्ट्रीमलाइन मोशन वो मोशन होता है जिसमें लिक्विड का मॉलिक्यूल उसी पाथ को फॉलो करता है जो प्रीसीडिंग पार्टिकल करके गया, मतलब आगे वाला जो करके गया पीछे वही फॉलो करता। दो मॉलिक्यूल टकराता नहीं है, एनर्जी का कंजर्वेशन इसमें लगता है। दो मॉलिक्यूल टकराता नहीं है, एनर्जी इज कंजर्व। उस केस में जो हाइपोथेटिकल पाथ हमारा मॉलिक्यूल फॉलो करता है उसको स्ट्रीमलाइंस कहते हैं, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। टर्बुलेंट फ्लो वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते रहता है, कोई भी रैंडम पाथ करता है, रैंडम पाथ फॉलो करता है, एनर्जी इज नॉट सेड टू बी कंजर्व। सच काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट, उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। आप अगर ध्यान से देखिएगा, चलिए मान लीजिए एक टैप, इस टैप को आप खोलेंगे तो पानी शुरू में लीनियर होगा, फिर नीचे जाके बिखर जाता है। शुरू में बहुत ही स्मूथ आता है, फिर नीचे जाके इधर 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 बिखरने लगता है। करेक्ट है? तो आप इसको आप स्ट्रीमलाइन के अंदर रखें तो ये आपके पास टर्बुलेंट फ्लो आ जाए। ऐसा आप स्मोक्स में भी देख सकते हैं, कहीं भी अगर स्मोक उठता है तो देखिएगा शुरुआत में बहुत लीनियर होता है, आगे जाके तुरंत पूरा इधर उधर बिखरने लगता है। तो जो बिखरना स्टार्ट किया दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि सर कहां तक तो आप स्ट्रीमलाइन बोलिएगा, कहीं ना कहीं तो ये स्ट्रीमलाइन खत्म होकर टर्बुलेंट स्टार्ट हुआ होगा ना। लिक्विड का ऐसा वेलोसिटी, या यूं कहो फ्लूइड का ऐसा वेलोसिटी, फ्लूइड का ऐसा वेलोसिटी जिसके नीचे मोशन स्ट्रीमलाइन हो और उससे ज्यादा वेलोसिटी होने से टर्बुलेंट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी।
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का वो वेलोसिटी जिसके नीचे अगर वो मोशन करता है तो मोशन इज स्ट्रीमलाइन, और जिसके ऊपर अगर वो मोशन करना स्टार्ट करता है मोशन बिकम्स टर्बुलेंट, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए पहले यहां तक लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो थोड़ा फटाफट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम जो बोल रहे हैं सिस्टमैटिकली लिखिए, जो फिगर जहां उठा के रखना होगा रख लीजिएगा। हो गया? यस सर। लिखिए, देखिए फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फ्लो ऑफ लिक्विड is mainly of two types, known as streamline flow, and turbulent flow. Known as streamline flow and turbulent flow. नीचे लिखो streamline flow, streamline flow, डैश देकर लिखना, that flow of liquid or fluid in which liquid molecule follows the same path, as the preceding मतलब आगे, as the preceding particle does, सर सेम पाथ के बाद, as the preceding particle does, comma, they cannot collide with each other, and energy remains conserved during flow, comma, is known as streamline flow. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, that hypothetical path on which particles of liquid supposed to move during streamline motion, comma, is known as streamline. आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीमलाइन। Characteristic of streamline.
फर्स्ट में लिखना tangent at any point on streamline, tangent at any point on streamline gives tangent at any point on streamline, tangent at any point on streamline gives direction of velocity, gives direction of velocity at that point, gives direction of velocity at that point. Gives direction of velocity at that point. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखिए अगर आप चाहेंगे तो वहां पे स्पेस छोड़ दीजिए, आप इस फिगर को वहां बना लीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, इस फिगर को वहां बना लीजिए। सेकंड पॉइंट में लिखो two streamlines never intersect with each other, two streamlines never intersect with each other. Two streamlines never intersect with each other. Two streamlines never intersect with each other. नेक्स्ट पॉइंट, उसको ये फिगर छोड़ दो, यहाँ ये फिगर जब बनाना, नीचे में ये फिगर बना लेना, यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला, हायर द number of streamlines per unit area, higher the number of streamlines per unit area, more will be velocity of liquid at that point, more will be, higher the number of streamlines per unit area, comma, more will be velocity of liquid at that point, more will be velocity of liquid at that point. ठीक है, हो गया? yes sir, yes sir. चलो अब अलग से टर्बुलेंट फ्लो लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो, टर्बुलेंट फ्लो। डैश देके लिखना, दैट फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट फ्लो ऑफ लिक्विड in which, that flow of liquid in which liquid molecules can follow any random path, in which liquid molecules can follow any random path and during flow they collide with each other, during flow they collide with each other, so energy does not remains conserved, so energy does not remains conserved, सर ड्यूरिंग फ्लो के बाद बता दें। during flow they collide with each other, they collide with each other, due to this energy does not remains conserved,
energy does not remains conserved, comma, is known as turbulent flow, comma, is known as turbulent flow. Is known as turbulent flow. हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब आगे लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, फिर वहां से एक अलग डिस्कशन स्टार्ट। अच्छा, ये फिगर अगर चाहोगे तो आप बना सकते हो, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट ऐसा दिखाने। क्रिटिकल वेलोसिटी लिखो अगला, क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, that velocity of liquid up to which, that velocity of liquid up to which motion of liquid is streamlined, motion of liquid is streamlined, and beyond which, motion of liquid is streamlined and beyond which liquid flow becomes turbulent, comma, is known as critical velocity, is known as critical velocity. Is known as critical velocity. हो गया सभी का? यस, यस सर। वेरी गुड। अब आइए आप क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में देखिए। कोई भी लिक्विड जब किसी पाइप से फ्लो करता है, कहीं एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है, तो जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 2-3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला चीज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड, डायमीटर ऑफ पाइप, जो भी आप पाइप यूज करते हैं उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड के विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 पैरामीटर पे फंडामेंटल तौर पे आप बात करो तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है। अब आप देखिए, अब आप इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ट्रिक क्या रखिए कि आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन में फॉर्मूला डिराइव करने का मेथड सिखाया गया था ना, वो काम यहां आता। अब आप ऐसे लिखेंगे कि हाँ भाई, कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करा किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, डायमीटर के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। डेंसिटी के ऊपर, डायमीटर के ऊपर और किस पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। किस पावर के साथ, तो x/z। अब आप यहां से यहां पे कांस्टेंट डाले, रो पे पावर x आ गया, डायमीटर पे पावर y आ गया, ईटा पे पावर z आ गया। ठीक है? क्या आप पिछले दिन एक क्वेश्चन छोड़े थे, बोले थे कि आप लोग कर लेंगे अपने से, आप लोग किए अपने से सब कोई? यस सर। क्या आप इसको भी डिराइव कर लेंगे खुद से? यस सर, यस सर। बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का जब आप सहारा लेते हैं तो आपको मिलेगा x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1। तो आपको मिला
एंड डायमीटर, K eta by density and diameter, ठीक है। ये तुम्हारे पास है क्रिटिकल वेलोसिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन। इस क्रिटिकल वेलोसिटी के डेरिवेशन में जो K है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर K, इसको भी कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। इसलिए K को हम लोग बहुत जगह RH से दिखाते हैं, ठीक है। K को बहुत जगह आप Rn से दिखा सकते हैं, RH से दिखा सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से ये जाना जाता है। सर आखिर ये रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। देखो मेरी बात को समझो, खाली थ्योरी सोचने से नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। हाथ में एक पाइप लेके खड़ा हो, पानी बह रहा है, तो पानी का ईटा जानते हो, मतलब विस्कोसिटी जानते हो, डेंसिटी जानते हो, पाइप का डायमीटर भी मेजर कर ही लोगे, और पानी जिस वेलोसिटी से निकल रहा है उसको भी तुम मेजर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। वैसे पानी का वेलोसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? 30 डिग्री एंगल पे रख दिए, देख लिए कितना दूर चल गया। 30 डिग्री एंगल पे पाइप को रख लिए, देख लिए कितना दूर गया। तो रेंज पता है ना, 30 डिग्री एंगल पता है ना, तो पुट कर देंगे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला में, तो वेलोसिटी नहीं आ जाएगा? यस सर। दिमाग को ऐसे सोचने का तरीका सिखाओ, ठीक है। तो तुमको भी मिल गया, तुमको डायमीटर मालूम है, डेंसिटी मालूम है, ईटा मालूम है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि जो लिक्विड यहां से निकल रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखा रहा है कि टर्बुलेंट? पता कैसे चलेगा? तो जब तुम यहां भी पुट कर दोगे, ईटा पुट कर दोगे, डेंसिटी और डायमीटर दोनों पुट कर दोगे, तो K का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, K का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। अब अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से लेके 3000 के बीच है, तो ऐसा सोच लो कि ये अभी एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। कैन बी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। आप इस पे कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते, कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते, बदल रहा होता है स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट। लेकिन अगर वही रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा आ जाए तो मोशन इज टर्बुलेंट। मोशन कैसा हो जाएगा भाई? टर्बुलेंट। मोशन कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट, ठीक है। तुम वेलोसिटी पुट किया, तुम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पुट किया, तुम डायमीटर पुट किया, तुम डेंसिटी पुट किया, तो कुछ ना कुछ तो K आएगा ना। 2 आएगा, 4 आएगा, 2000, 5000, 10000, कुछ ना कुछ तो आएगा। उसका वैल्यू देख लेना, उसी हिसाब से you have to decide whether that motion is streamline or turbulent. Is this clear? यस सर। नोट करो यहां तक फटाफट। देखो अगला सेक्शन जो हम लोग को डिस्कस करना है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हम लोग को डिस्कस करना। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। बोलचाल की भाषा में तो हम ये बोले कि किसी पाइप में जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना ही ना बाहर आएगा, बीच में ना रुक सकता है ना दब सकता है।
तो अगर बोलचाल की भाषा में आप समझिएगा तो कोई भी क्रॉस सेक्शन से जो लिक्विड का फ्लो रेट है, जितना लिक्विड इंटर करेगा, अगर वो लिक्विड कंप्रेस होने वाला नहीं है तो निकलने वाला लिक्विड भी सेम होगा। ठीक है, निकलने वाला लिक्विड भी सेम होगा। आप मेरी बातों को अच्छे से समझिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड always remains constant for any incompressible liquid। बोले नहीं सर हमको नहीं समझ में आया। चलिए आपको है ना, आपको आपके घर के बगीचे में ले जाते हैं जहां आप है ना पाइप से कभी पानी डाले होंगे। मान लीजिए पाइप का इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है, पानी है ना यहां से चल रहा है और इस पौधे तक जा रहा है। आपको क्या चाहिए कि इस पौधे को पानी दे चुके हैं, अगला पौधा तक पानी जाए, तो आप सबसे पहला काम करते हैं इसको फिंगर से थोड़ा सा कवर कर देते हैं। याद आया, फिंगर से थोड़ा कवर करते हैं, पानी दूर तक जाता है। देख हो क्या रहा है, जब आप इसको कवर नहीं किए थे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा था, वेलोसिटी कम था, तो यही जाके गिर जा रहा है। जब आप इसको फिंगर से थोड़ा कवर कर दिए तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया, अब वो दूर तक जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जब लिक्विड बाहर आता है या लिक्विड मूव करता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होगा। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोटा कीजिएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बड़ा कीजिएगा वेलोसिटी कम हो जाएगा। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल किए होगे, कभी कुछ देखे होगे, ऐसा समझ में आ रहा है? अब बताना जरा, तुम एक नदी के बगल में खड़े हो, नदी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तुमको ये नदी पार करना है, नाव नहीं है, पैदल चल के पार करना है। तुमको नदी देखने का मौका मिल गया, इतना डेंजरस नहीं है कि जान जा सकती है, चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, तुम नदी को गौर से देखा तो एक जगह नदी का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और थोड़ी दूर में नदी एकदम शांत है। तुम कहां से पार करने का कोशिश करेगा? सर जहां फिर से एक बात, जहां वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है गहराई कम है, क्रॉस सेक्शन कम है, इसलिए भी ज्यादा है। और जहां वेलोसिटी एकदम कम है इसका मतलब है वहां गहराई बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पानी इधर से जा रहा वही पानी आगे भी बढ़ना है। अब यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो गहराई कम है, और जहां वेलोसिटी कम है वहां गहराई ज्यादा है। तो ये सब नेचर में इंप्लीमेंट होने वाला, लाइफ में आप कभी ना कभी देखे होंगे ये सब चीज। उसी पे हम लोगों को कुछ फिजिक्स का एनालिसिस कैरी करना है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टेटमेंट लिख के हम प्रूफ दिखा रहे हैं, नीचे लिखिए स्टेटमेंट। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनी incompressible liquid, during flow of any incompressible liquid, the product of area of cross section during flow of any incompressible liquid, during flow of any incompressible liquid, the product of area of cross section and velocity at each point, and velocity at each point
ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट। मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है, तुम्हारे पास इस तरह का एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। लिक्विड इधर इंटर कर रहा है V1 वेलोसिटी से, इधर से लिक्विड बाहर आ रहा है V2 वेलोसिटी। एक बात समझिए, एक बात समझिए, इन टाइम t टाइम में लिक्विड का कितना पोर्शन अंदर गया, कितना पोर्शन अंदर गया। तो देखो, अगर वेलोसिटी v1 है तो क्या ये लेंथ मेरा v1 into t होगा, मतलब इतना लिक्विड इसके अंदर गया है और कितना लिक्विड बाहर गया। अगर वेलोसिटी v2 है तो v2 into t, इतना लिक्विड इससे बाहर जाएगा। समझिए ऐसे, इन टाइम t mass of liquid enter is equals to mass of liquid out, जो बाहर गया। जितना इंटर किया जितना बाहर गया वो दोनों मास थोड़ी ना लॉस हो जाएगा, जितना मास इंटर किया उतना उधर निकला। ठीक है, मास लिखने का मतलब है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इंटर के समय और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाहर निकलने के समय। जब मेरा वॉल्यूम लिखने का बारी आएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू डेंसिटी इंटर करते समय और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी इनटू टाइम बाहर निकलते समय। किसी को कोई दिक्कत समझने में? सुनाई नहीं दिया कुछ? समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। अब देखो, लिक्विड जो इंटर किया है, लिक्विड जो बाहर आया है वो सेम लिक्विड है, डेंसिटी कैंसिल, टाइम कैंसिल, तो आपको मिलेगा A1 V1 is equals to A2 V2, या आप कह सकते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद रखना ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको पता है एरिया इनटू वेलोसिटी का एक और नाम है एरिया इनटू वेलोसिटी, इस नाम से भी बहुत बार आता है, सो बी केयरफुल। एरिया इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। एरिया इनटू वेलोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखो देखो देखो, सबको देखना, A1 V1 T ये वॉल्यूम हो गया, A1 V1 T ये वॉल्यूम हो गया, इसमें T से डिवाइड कर दो, T कट जाएगा। तो एरिया इनटू वेलोसिटी का दूसरा नाम है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसको आप वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं, इसको आप वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। बहुत बार तो क्वेश्चन इसी नाम से आता है और स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि पढ़ाई हो गया। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे बना के रखें कि कोई भी लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल, ऑब्वियसली आप जितना भी लिक्विड देखते हैं लगभग सबको प्रैक्टिकली आप इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं। जितना इंटर करते समय मास होगा उतना ही बाहर निकलते समय मास होगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है। कोई हमको इस पाइप के लिए बता रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे वेलोसिटी लिक्विड का कैसे मूव करेगा, कैसे वैरी करेगा? यहां से यहां तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर क्रॉस सेक्शन घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा और फिर बढ़ा हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट। सही है?
पहले हमारा कम वेलोसिटी होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो सही है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रयागराज में जो गंगा कौन कौन नदी मिलता है एक साथ? दो नदी मिलता है। चलो कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज का कमी है, कोई बात नहीं, ध्यान दें। गंगा और यमुना वहां मिलते हैं और फिर दोनों मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए ये एक रिवर है जिसका विड्थ है 20 मीटर, ये एक रिवर है जिसका विड्थ है 18 मीटर। इसमें हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है सपोज 24 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन बढ़ गया 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको इसमें जो लिक्विड का फ्लो वेलोसिटी होगा वो बताना। एज्यूमिंग हर जगह डेप्थ सेम है, एज्यूमिंग हर जगह डेप्थ सेम है, एज्यूमिंग अदर पैरामीटर सेम, क्या बोलते हो? इन दोनों का एरिया और वेलोसिटी का सम इसके बराबर आएगा, एरिया और वेलोसिटी। सम इसलिए लिए क्योंकि दोनों का लिक्विड आ रहा है। तो आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है सपोज, तो आप लिखें A1 B1 प्लस A2 B2 इज इक्वल टू A3 B3। A1 B1 एरिया लिखना है 20 इंटू डेप्थ, वेलोसिटी 20, एरिया 18 इंटू डेप्थ, वेलोसिटी 24, एरिया 30 इंटू डेप्थ, वेलोसिटी निकालना है। सब में डी कैंसिल, यहां हो गया 400, यहां हो गया इतना, और यहां हो गया हम लोग का 30 जी। अब ये दोनों आप ऐड कर लो, यहां से जी का वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया जी? 732/30, इतना मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी। तो these questions are based on equation of continuity, you have to solve like that. I hope so कहीं किसी को कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा सबको? यस सर। चलो नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। बात नहीं। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बर्नौलीज थ्योरम तुमको कहता क्या? पहले ये समझो, कोई हमारे पास एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखता है, कहने का मतलब कहीं मोटा है कहीं पतला है ऐसा। अगर आप उससे एक आइडियल लिक्विड को फ्लो कराएं, आइडियल लिक्विड कहने का मतलब होता है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो शो करे, जो इनकंप्रेसिबल हो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन इनकंप्रेसिबल। तो वैसे केस में जो लिक्विड के फ्लो के दौरान किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर बात किया जाए तो 3 एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम, 3 एनर्जी कौन कौन? तो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम आएगा पर यूनिट वॉल्यूम, दैट ऑलवेज रिमेन्स
कंजर्व और कांस्टेंट। मतलब आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है, उससे आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। क्या तुमको समझ में आया पहले ये थ्योरम क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप टोटल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी बोलते पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ऐसा कह सकते हैं। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। टोटल एनर्जी का जब बात करेंगे, तीन एनर्जी, प्रेशर के कारण एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर आप मेजर कीजिएगा, दैट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, फिर हम इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ दिखा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो स्टेटमेंट, बर्नौलीज थ्योरम लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, when an ideal liquid is flowing with streamline motion, ideal liquid is flowing with streamline motion through non-uniform cross-sectional pipe, through non-uniform cross-sectional pipe, through non-uniform cross-sectional pipe, then sum of pressure energy per unit volume comma potential energy per unit volume, sum of pressure energy per unit volume comma potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume and kinetic energy per unit volume always remains conserved, always remains conserved at each cross section during flow, at each cross section during flow. At each cross section during flow. ठीक है, आइए देखिए इस फिगर को, डायग्राम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कोई एक पाइप का दो एंड है, कोई एक पाइप है, बड़ा सा पाइप है, बीच से आप कट कर लिए, mn पोर्शन आप कट करके निकालिए। जो m पोर्शन है उसका रेफरेंस लेवल से हाइट है h1, यहां पे लिक्विड इंटर करेगा v1 से, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है a1। जो n पोर्शन है उसका हाइट है h2, लिक्विड यहां से बाहर आएगा v2 से और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है a2। t टाइम के अंदर लिक्विड तो वैसे इसमें फ्लो करता ही है, कर रहा है, लेकिन हम लोग का काम ये है कि हम किसी t टाइम को लेके चीज को कैलकुलेट करें, थ्योरी आगे बढ़े।
टी टाइम के अंदर जितना मास इंटर करेगा उतना मास बाहर आएगा। वो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। टी टाइम के अंदर v1t मतलब इतना पोर्शन मास का अंदर आया, और टी टाइम के अंदर इतना पोर्शन मास का बाहर गया, दैट इज v2t mass. So in time t mass enter is equals to mass out. mass enter कितना, तो वॉल्यूम into density, enter and volume into density out. वॉल्यूम में लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी इनटू टाइम एंड डेंसिटी, और यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी इनटू टाइम एंड डेंसिटी। इसको इक्वेशन वैसे एक बात मान लीजिए, क्या ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम इसको m लिख दें। ये दोनों तो सेम ही है, जितना मास इंटर किया होगा उतना मास बाहर गया होगा, चलो m लिख देते हैं, आगे रिप्लेस करेंगे इसको m से। अब आइए, जब मेरा मास यहां से यहां पहुंचा, नीचे की तरफ शिफ्ट किया, तो देयर इज सम वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और ऊपर से नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट है h1 माइनस h2। तो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी का वैल्यू हो गया mg h1 माइनस h2। अब आप ऐसे समझिए कि आप लोग कभी पानी देते समय पाइप को जब आप होल्ड करे होंगे तो आप फील किए होंगे कि पानी जब इंटर करता है, पानी जब बाहर आता है तो उस पानी का प्रेशर किधर होता है। जब पानी इंटर करता है क्रॉस सेक्शन से, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है प्रेशर उधर ही रहता है। पाइप अगर आपके हाथ से छूट जाए तो आगे बढ़ जाएगा, पानी इंटर कर रहा है ना, पाइप अगर आपके हाथ से छूट जाए तो पाइप आगे बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर आगे है। लेकिन अब सोचो कि जिस एंड से पानी बाहर निकल रहा था, अगर वहां पाइप छूट जाए तो आगे बढ़ता है कि पीछे आता है? पीछे आता है। मतलब वेलोसिटी जिधर था निकलते समय, प्रेशर उसके अपोजिट में काम करता है। मतलब आप समझिए कि इस एंड पे जहां वेलोसिटी अंदर है, प्रेशर इसी के डायरेक्शन में है, लेकिन जब वेलोसिटी बाहर है तो प्रेशर इसके अपोजिट में है। प्रेशर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, सो काम करेगा पॉजिटिव। प्रेशर वेलोसिटी के अपोजिट में है, काम करेगा नेगेटिव। अच्छे से समझना, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर का फोर्स P1A1, प्रेशर का फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट V1T, माइनस साइन क्यों लगा पता चला, अपोजिट में है। प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या सबको ये लाइन समझ में आया? दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, ये वाला सबको समझ में आया? यस सब कोई अच्छे से। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किए, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट है V1T। फिर से प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किए, फोर्स हो गया, वेलोसिटी और टाइम लिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी अपोजिट में है, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। नाउ यू हैव टू यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। According to work kinetic energy theorem, work kinetic energy theorem,
वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप पढ़े हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में दो फोर्स, एक ग्रेविटी और एक प्रेशर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क mg, h1 माइनस h2। प्रेशर का वर्क P1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2T is equals to final kinetic energy half m velocity 2 का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी 1 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। डाटा पुट कर, जहां भी A1 V1T है, जहां भी A1 V1T है, क्या हम लोग m बाई डेंसिटी लिख सकते हैं? m बाई डेंसिटी A1 V1T A2 V2T m बाई डेंसिटी। देखो यहां A1 V1T m बाई डेंसिटी, A2 V2T ये V2 है, m बाई डेंसिटी। तो इक्वेशन हो गया, देखो mg h1 माइनस h2 P1 m बाई डेंसिटी माइनस P2 m बाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m V1 का स्क्वायर। लेफ्ट से राइट तक देख लीजिए, हर एक टर्म के अंदर m है, तो सबके m को कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए। आपके पास हो गया GH1 GH2 P1 बाई रो P2 बाई रो, और हो गया है V2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2। सारे 1 को एक साइड, सारे 2 को दूसरे साइड। GH1 P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, सारा 2 एक साइड। GH2 प्लस P2 बाई रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। सब में रो से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर दो, रो से मल्टीप्लाई। तो क्या ये रो GH1 प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर आएगा, और दूसरा आ जाएगा रो GH2 प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए इस लाइन का मतलब, देखिए इस लाइन का मतलब देखिए सबको, 5 मिनट ध्यान लगाइए, खत्म हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन अगर mgh में आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। प्रेशर एनर्जी, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, पीवी वर्क सुना है? पीवी वर्क, यस सर। पीवी में भी से डिवाइड करोगे, भी कट जाएगा, केवल पी बच जाएगा। तो ये जो आपको पी दिखाई दे रहा है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी आएगा। ये तीनों टर्म क्या हो गया? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वन क्रॉस सेक्शन पे, वन मतलब m पे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 पे। तो चाहे आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बात करें, यू कैन मैनेज दैट कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। आई होप सो आपको ये फाइनल लाइन समझ में आया। यस सर।
pressure energy per unit volume plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume always remains constant. This is Bernoulli's theorem. This is Bernoulli's theorem. कहीं किसी को डाउट? क्या बोले? इक्वेशन का थर्ड लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। ये वाला कि ये वाला? सर ऊपर में थर्ड लाइन। ये? यस सर। ग्रेविटी कितना काम किया यहाँ निकाले हो ना, ग्रेविटी का वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है mg। यस सर। फिर प्रेशर कितना काम किया, प्रेशर का काम यहां से उतार लिए दोनों, यस सर। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस सर। फिर आगे कैलकुलेशन है भाई। ओके सर। चलो नोट करो, कहीं डाउट है बात करो।